महासागर पढ़ रहे हैं, कौन सा महासागर? हिंद महासागर। जरा हिंद महासागर को हम देख लेते हैं पहले। देखिए आप सब लोगों को मैंने कल ही क्लास में बताया था बेटा, ये जो है हमारा, ये हमारा प्रशांत महासागर था, ये हमारा अटलांटिक महासागर था, है ना। ये त्रिभुज के आकार का प्रशांत महासागर, एस आकार का हमारा कौन सा? अटलांटिक महासागर। और ये जो हमारे इंडिया के नीचे आ जाता है, ये एक प्रकार से एल अक्षर के, एल अक्षर में है हमारा कौन सा महासागर? हिंद महासागर। कौन सा महासागर? हिंद महासागर को इंग्लिश में इंडस ओशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडस। ओके। अच्छा आपको एक बात बताऊं कि वैसे तो महासागर तीन ही पड़ते हैं। हमने कहा साहब इसका क्षेत्रफल 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर, अटलांटिक का 8 करोड़ किलोमीटर और हिंद महासागर का 7 करोड़ किलोमीटर। लेकिन ये महासागर पूरा महासागर नहीं है, क्योंकि वास्तव में आप देखोगे तो इस तरफ आप यहां से पूरे कहीं बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या बहुत सारे सागर तो मिल ही गए। इधर ये जो कहाँ से मिल जाता है? अटलांटिक महासागर से। कहाँ से मिल जाता है? अंटार्कटिक, अंटार्कटिक महासागर या दक्षिण ध्रुवीय महासागर से। और ये महासागर की इनकी सीमा निश्चित नहीं है, कभी यहां तक कभी यहां तक, घटता बढ़ता रहता है। इसलिए हिंद महासागर को अर्ध महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध महासागर। अर्ध महासागर मतलब आधा महासागर भी कहा जाता है। ठीक है। इसका क्षेत्रफल 7 करोड़ वर्ग किलोमीटर है और इसका विस्तार भी मुख्यतः अधिकांश काय में है? दक्षिणी गोलार्ध में। काय में? जबकि आप देखेंगे ये दोनों उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में दोनों में था प्रशांत महासागर। अटलांटिक तो आप जानते हैं बहुत लंबा है, तो ऊपर से लेकर नीचे तक फैला हुआ है। ये ज्यादातर यहां से नीचे है, तो मतलब काय में आ गया? दक्षिणी गोलार्ध में। काय में आ गया? चलिए इसको पढ़ते हैं। हिंद महासागर। हिंद महासागर चारों ओर से महाद्वीपीय भागों, उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में एशिया और दक्षिण पूर्व में ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका से घिरा हुआ है। देख लो क्या क्या कह रहे हैं। इसके उत्तर में भाई क्या है? इसके उत्तर में एशिया है, इसके पश्चिम में क्या है? अफ्रीका, इसके पूरब में भी क्या है? एशिया, क्योंकि एशिया यहाँ तक है। इसके दक्षिण हम ये कह सकते हैं हमारा क्या पूरब, और ये क्या दक्षिण, तो दक्षिण पूरब में क्या है? ऑस्ट्रेलिया, और दक्षिण में क्या है? अंटार्कटिका। तो चारों तरफ से ये घिरा हुआ है, काय से? महाद्वीपों से। ऐसा महासागर चारों तरफ से महाद्वीपों से या स्थल से या जमीन से घिरा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब किसी भले आदमी को यही पता नहीं कि ऑस्ट्रेलिया है या एशिया महाद्वीप है या अफ्रीका महाद्वीप है, तो फिर बाय तो बेटी में मूल देलन चाहिए। क्या देलन चाहिए? बेटा बेटी जानते हो ना, दीवाल, वॉल, है ना, मूल लगो वहां। कहा कि मैं अब बाय ज्योग्राफी खत्म हो बारी है। बस खत्म तो अब नहीं हो पा रही है, तो क्या अपन महाद्वीपों को पढ़ेंगे डिटेल में। जिसको नहीं भी पता है, नया नया भी है, तो वो भी सीख ही जाएगा। लेकिन कम से कम इस लेवल तक हम आ गए हैं, तो यहाँ तक यार सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। छोटी मोटी बातें होती हैं इनके, इन्हें लेकर तो फिर मतलब दिक्कत है। फिर भी अगर आप लोग नए हैं, नहीं था पहले पता आपको, तो आप थोड़ा सा मैप देखिए घर पे। एटलस की बुक आपके पास हो जानी चाहिए, ये वाली, जैसे ये एटलस है, आप सबके पास ये बुक होनी चाहिए एटलस। जिसके पास नहीं है वो ये ले लेना, ऑक्सफोर्ड की अच्छी आती है ना। और इसमें सारे चित्र दिए हुए हैं इन्हें बढ़िया सुबह शाम दोपहर 3 टाइम ठंडे दूध या पानी के साथ देखो, तो आपको फायदा मिलेगा, है ना। 7 दिन में फायदा ना मिले तो हमें दोबारा दिखाना, ठीक है। मिलेगा फायदा, लेकिन आप करोगे तब ना। अब देखें आप, मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये हो गया। इसके बाद देखिए, इसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस पे लिख लेना वेरी मोस्ट। इसे क्या कहा जाता है? अर्ध महासागर। इसका क्षेत्रफल कितना है? 7.34 करोड़ वर्ग किलोमीटर। अब 7.34 याद होना हमें, कम से कम 7 करोड़ वर्ग किलोमीटर तो याद हो ही जाएगा। 16 करोड़ प्रशांत महासागर, 8 करोड़ अटलांटिक महासागर, 7 करोड़। इसकी औसत गहराई 3873 मीटर है। इस बात को लेकर मुझे एक बात और याद आ गई कि सबसे गहरा महासागर पूछ लें तो कौन किसको लगाएंगे? प्रशांत को। किसको लगाएंगे? सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। अच्छा, फिर मैंने आपको एक बात और बताई थी, आप लोग याद करो, कि सभी महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर है। क्या है? और फिर आप देखिए इसकी भी लगभग 3800 मीटर ही गहराई है। क्लियर ना? ओके, चलिए। हिंद महासागर में 80.1% भाग पर सागरीय मैदान है। लगभग इतने पे ही कहाँ थे? प्रशांत महासागर में। सागरीय मैदान, मैंने आपको सागर की जो नितल में, गहराई में, तलहटी में जो आकृतियां हैं उनके बारे में पढ़ाया। महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, सागरीय मैदान,
कटक, बताया था कल से सबके बारे में, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और हमने कहा साहब 80% पे सागरीय मैदान है, और लगभग 6.5% भाग पर क्या है, ढाल, और लगभग 4.5% पर क्या है, मग्न तट। ढाल, तट और मैदान आप समझते हैं। विस्तार सीमांत सागरों में, सीमांत सागर मतलब इसकी सीमा के आखिरी में जो सागर है उनमें कौन कौन सागर है, मोजाम्बिक चैनल, अंडमान सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी। आप लोग देख लीजिए ये कहाँ कहाँ पर है। हमने कहा साहब देखिए, जैसे हमने कहा साहब ये हमारा क्या है, लाल सागर, फारस की खाड़ी। इधर पर देखोगे आप तो मिल जाएगा आपको मोजाम्बिक सागर, ये यहाँ पर क्या मिल जाएगा, मोजाम्बिक सागर मिल जाएगा, ठीक है। इधर क्या मिलेगा आपको, अंडमान सागर मिल जाएगा। ये क्या मिलेगा, ये बंगाल की खाड़ी, और ये अरब सागर भी इसी के सीमांत सागर है। तो इसमें कम दिए बहुत सारे हैं, अगर आप नेटफ्लिक्स में देखोगे तो ये इन किनारों पे आपको बहुत सारे सागर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हमारी ये महासागर हो गए। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं कटक की। क्या बात कर रहे हैं, कटक। पहले कटक को समझ लीजिए, क्या है कि मध्य अटलांटिक कटक दिया हुआ। आप देखिए कटक के बारे में बताऊं मैं आपको, कटक होता क्या है, दिमाग में एक चीज आपको कटक के लिए बैठ जाए। देखिए ये ये हमने इस तरीके से समझाया है कि ये महासागर है, ये पानी भरा हुआ है। ये जो नीला सा है क्या है, पानी। ये क्या है, उसकी तलहटी है, क्या है, तलहटी, ठीक है, पानी के नीचे। अब क्या हो रहा है कि ये अंदर से क्या निकला, लावा। पानी के नीचे की बात कर रहा हूं मैं, पानी के नीचे, महासागरों के नीचे जगह। तो वहां पर ये लावा निकलेगा, तो जैसे लावा बाहर आएगा तो ये फैल के जम जाएगा। इससे क्या हो जाएगा कि जगह जगह पर थोड़े से शिखरनुमा हल्के हल्के ऊंचे से बन जाएंगे। इनको ही क्या कहते हैं, कटक कहते हैं। क्या कहते हैं, कटक। बात सही में आ रही। कटक क्या है, जब लावा अंदर फैल के जम जाए, तो थोड़ा सा उबड़ खाबड़ इलाका हो जाए, उसे क्या कहा जाता है, कटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कटक। अब जैसे हमने कहा कटक के, अब दुनिया में कहाँ कहाँ पर कितने कटक हैं, तो आपको दिख रही है पटरी, ट्रेन की पटरी सी। तो ये कटक यहाँ से, जैसे दक्षिण दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागरीय कटक, ये हिंद महासागर, वास्तव में हिंद महासागर तो है यहाँ से। ये फिर ऊपर जाओगे तो ये कहाँ चला गया, प्रशांत महासागरीय कटक। आपको पता है ना, महासागरों में महासागरीय प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट है, प्लेटों में ज्वाइंट तो है ही ना। ये ज्वालामुखी कहाँ आते हैं, जहां पर क्या होते हैं, ज्वाइंट्स होते हैं, और लावा वहीं निकलेगा। आपको ये तो पता ना, हमारी पूरी पृथ्वी जो है ना, ये 7 बड़ी और लगभग 14-15 छोटी छोटी प्लेटों पर स्थित है। ये अल्फ्रेड वेगनर, या सॉरी हैरी हैंस मैकेंजी पार्कर मॉर्गन द्वारा दिया गया सिद्धांत है। सिद्धांत का नाम क्या है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ये समझाया था मैंने। ये पूरी प्लेटें तैर रही हैं ऊपर काय पे, गर्म लावा पे, नीचे क्या है, दुर्बल मंडल। क्या है, दुर्बल मंडल। अब हो सकता है किसी बच्चे को सिग्नल कम मिल रहे हो। सिग्नल कम क्यों मिल रहे होंगे, क्योंकि उसे नहीं पता कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, उसे नहीं पता कि जमीन के नीचे क्या है। हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना सब कुछ पढ़ा चुके हैं, और आप इसके लिए यूट्यूब पे पढ़े हैं पूरे वीडियो, उनको देख सकते हो क्लास के, और उन्हें आप है ना, जो भी हमने पढ़ाया पिछली क्लास में डालते चलता हूँ। कुछ डल गए, कुछ नई भी डले हैं, तो एक आध दो दिन में हम डालते धीरे धीरे डालते रहते हैं। तो सारे जो पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो आप एक बार देख लिया करो। अब क्या है, जहां जहां पर ज्वाइंट्स हैं प्लेटों में, तो वहां वहां पर हमको क्या मिलते हैं, कटक देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं, जैसे कि देखिए ये कटक है, ये हिंद महासागरीय कटक है, ये प्रशांत महासागरीय कटक है। अब ये देखिए, ये अपना जो अटलांटिक महासागर उसको उसको लगभग 2 भागों में बांट रहा है। देखिए ये बीच में यहीं से कटक आए, ये कटक आ गए। इसे बोलते हैं क्या, मध्य अटलांटिक कटक। क्या बोलते हैं। इसके इस तरफ क्या आ गया, हमने कहा साहब दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका। इस तरफ क्या आ गया, अफ्रीका और यूरोप आ गया, है ना। ऐसे ही हमारा ये हिंद महासागरीय कटक है। तो ये है कटक। अब इन कटकों को हम देखते हैं। हमने कहा साहब मध्य अटलांटिक कटक, समझ गया, बीच वाला। देखिए क्या कह रहे हैं, अंध महासागर, अंध महासागर मतलब अटलांटिक महासागर की तली के सर्वाधिक विशेषता एक अनुदैर्ध्य उभार, पूरा सीधा क्या उभार, उसे क्या बोलते हैं, कटक बोलते हैं, जिसे मध्य अटलांटिक कटक कहा जाता है। समझ तो गए होगे ना आप लोग। ये यहां पर ये क्या है, हमारा मध्य अटलांटिक कटक। ये क्या है, मध्य अटलांटिक का अनुदैर्ध्य मतलब सीधा, बीच में से, ठीक। इस कटक के उत्तर में आइसलैंड, उत्तर में आइसलैंड, उत्तर में देखो आइसलैंड। ये यहां पर क्या मिलेगा आपको, आइसलैंड। यहां पर क्या है, आइसलैंड। आप आपकी एटलस में देखोगे आपको दिख जाएगा, वहां पर आइसलैंड है। ग्रीनलैंड के पास में ही क्या है, आइसलैंड है। मिल रहा है क्या।
अब जिसके पास नहीं है ना, एटलस नहीं है, तो आप मुंह देखो हमारा, है ना, ये इसको देख लो भैया, मैं बता दूं, यहाँ देख लेना। बिना एटलस के ज्योग्राफी नहीं पढ़ पाओगे। पढ़ भी लोगे ना तो काम चलाऊ पढ़ लोगे, समझ पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाएगी। ये क्लियर मान लेना, ठीक है। मैंने कह दिया एक दिन क्लास में मैंने कहा, मैंने कि बच्चों एटलस ले आना। दो मोड़ यहाँ कि सर जी एटलस का होता है। अब मैं कहूँ कि उन पे हंसा ना जाए, सर ऐसा थोड़ी तो हर कोई जाने। अरे बेवकूफ़ हो, ये कक्षा 6 7 8 की बातें हैं। तुम अभी ये ग्रेजुएशन करने के बाद, तुम बीए एमए करने के बाद यहाँ कोचिंग पढ़ने आए हो, तुम्हें एटलस नहीं पता? तो तुम्हें चुरू भरे पाइम डूब का मर जाना चाहिए, तुम पढ़े ही कायक हुए थे। ये तो वैसे ही हुआ कि आपने बढ़िया हिंदी साहित्य से एमए कर लिया और पूछ रहे हो सर वर्णमाला क्या होती है। छोटा बड़ा काय से कहते हैं, नहीं ना। देखिए इस कटक के उत्तर में आइसलैंड, दक्षिण में बॉबेट द्वीप। दक्षिण में बॉबेट द्वीप कहाँ पे? नीचे। यहाँ आओगे ना, यहाँ क्या मिलेंगे आपको? नीचे बॉबेट द्वीप। क्या मिलेंगे? उत्तर में आइसलैंड, दक्षिण में बॉबेट द्वीप। अच्छा सुनो, एक बात तो दिमाग लगाना, ये कटक है, ये कटक काय से बना? ज्वालामुखी की लावा से बना। अच्छा जरूरी नहीं है कि ज्वालामुखी की लावा से ही बने। एक बात सुनो, हम कटक को समझो, कटक मतलब सागर के नीचे उभार, सागर के नीचे उभार। हो सकता है ज्वालामुखी से होगा, हुए हो सकता है कहूँ ऐसा भी हो जाए। जैसे देखना, जैसे अपना जो इंडिया है, जैसे जो मान लो इंडिया और जा का श्रीलंका, इतने को पानी इतने भगे वो, इतने को पानी इतने भगे वो, तो जाके बीच में जहाँ एक प्रकार की क्या बन जाएगी, एक उभार सा, पानी के नीचे भय भय से माटी एक जगह का हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। समुद्री जीव जंतुओं के अवशेष लहरों से एक जगह क्या हो गए, जमा हो गए, इकट्ठे हो गए। तो वो वहां कैसे होगा, नेक नेक उथलो से होगा, कैसे होगा? कम गहरो सागर बचो, तो वो क्या होगा? कटक का होगा, कटक। बात समझ पा रहे हो आप मेरी? तो वो कटक बना कैसे था? प्रवाल से बना है। प्रवाल कोरल, प्रवाल कोरल किसे बोलते हैं? समुद्री जीव जंतुओं के जमे हुए अवशेषों को प्रवाल या कोरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रवाल अथवा कोरल कहा जाता है समुद्री जीव जंतुओं के अवशेषों को। उसे अपन मूंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूंगा। मूंगा की आपने अंगूठी पहनी होगी, रत्न होता है मूंगा, हीरा मूंगा, है ना, पन्ना, राशियों पे चलते हैं, है ना, शनि मनी अड़ैया ढड़ैया लग जाते हैं, तो कहूँगी ज्योतिष में पहुंचोगे तो हरे पीरे नग दे देते हैं। उनमें एक मूंगा भी होता है। क्या होता है? मूंगा। मूंगा वास्तव में समुद्री पत्थर है, ठीक है। देखिए, अरे तो दक्षिण में बॉबेट द्वीप तक फैला है, तक एस अक्षर के आकार में लगभग 14,400 किलोमीटर की लंबाई में यह कटक मध्य अटलांटिक में फैला हुआ। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे आपको। अटलांटिक कटक की विभिन्न शाखाएं हैं। अब ये पूरा का पूरा जो है कटक, ये कटक जो है ना, इसकी बहुत सी शाखाएं हैं अलग अलग, यहाँ आइसलैंड से लेकर कहाँ तक, बॉबेट द्वीप तक। अब अलग अलग ब्रांचेस कर गए, यानी इसे आप टुकड़ों में पढ़ लो, काय में पढ़ लो? टुकड़ों में। ये तो पूरा बता दिया हमने मध्य अटलांटिक कटक। अब इसकी क्या है? बहुत सारी शाखाएं। तो हमने कहा साहब सबसे पहले डॉल्फिन उबार। कौन सा उबार है? डॉल्फिन उबार। ये पूछते हैं भैया डॉल्फिन उबार किस महासागर में पड़ता है? बताओ, अटलांटिक महासागर में। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। तो भूमध्य रेखा कहाँ है भैया? हमने बनाई है भूमध्य रेखा। क्या बना दी हमने? भूमध्य रेखा। तो इसके ऊपर यहाँ पर क्या होगा? डॉल्फिन। उत्तर में क्या है? डॉल्फिन उबार, ठीक है। और चैलेंजर उबार भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। चैलेंजर कहाँ हो जाएगा? भूमध्य रेखा के दक्षिण में, ठीक है। और आगे देखो, बेबेल टॉमस कटक, यह आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। अब आइसलैंड स्कॉटलैंड कहाँ है? देखो ये क्या है? आइसलैंड, और इसके नीचे क्या है? स्कॉटलैंड। तो बीच में क्या पड़ गया? कौन सा? अरे बेबेल, बेबेल टॉमसन कटक। बेबेल टॉमसन कटक कहां पड़ गया भैया? आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। आइसलैंड स्कॉटलैंड, आइसलैंड, ये आइसलैंड और ये स्कॉटलैंड। मिल रहा होगा आपको एटलस में? क्या नहीं मिला? स्कॉटलैंड नहीं मिला, आइसलैंड अगला मिल गया। जो इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड, इंग्लैंड में ही पड़ता है स्कॉटलैंड। कायम पड़ता है इंग्लैंड जो है ना, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड, ये 4 देश मिलकर के बनते हैं यूनाइटेड किंगडम। क्या बनते हैं? यूनाइटेड किंगडम। या मैं कह दूं इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स को मिला के बोलते हैं ब्रिटेन। क्या बोलते हैं? ब्रिटेन। ब्रिटेन किसे बोलते हैं? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड
और वेल्स, 3 देश हैं, वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, मिलके क्या बनते हैं? ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन। यूनाइटेड किंगडम कब बनता है? जब उसमें आइसलैंड, जब उसमें आयरलैंड और जुड़ जाए। क्या जुड़ जाए? अब आप देखो वहां पर आपको चारों चीजें पास पास मिल रही होंगी, मिल गई क्या? तो अब एड्रेस में देखोगे तो मिलेंगी आपको चारों चीजें पास पास, है ना? देखिए, तो ये हो गया। अगला कौन सा है? टेलीग्राफिक पठार। टेलीग्राफ पठार ये भी कटक है। ये कहाँ है? ग्रीनलैंड के दक्षिण में स्थित है। ग्रीनलैंड के दक्षिण में। ग्रीनलैंड कहाँ है? ये, और ये यहाँ पर मिल जाएगा क्या हमको? दक्षिण में। दक्षिण, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड इसके दक्षिण में, ठीक है। और इसके बाद में है न्यू फाउंडलैंड ओवार। अब न्यू फाउंडलैंड कहाँ है? आप देखो, न्यू फाउंडलैंड आपको पता है, न्यू फाउंडलैंड मैंने कल ही बताया था आपको। क्या बताया था? यहाँ पर ग्रांड बैंक है ना, ग्रांड बैंक, मछलियों को पकड़ने के लिए। ये गल्फ स्ट्रीम, गर्म जलधारा, और लेब्राडोर की ठंडी जलधारा कहाँ मिलती हैं? न्यू फाउंडलैंड के पास। न्यू फाउंडलैंड में ग्रांड बैंक बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्म और ठंडी जलधारा मिलने के कारण कोहरा लगता है, और कोहरा में प्लैंकटन, घास पैदा होती है, उसे मछलियाँ खाती हैं, इसलिए मछलियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा मछलियाँ यहाँ पर पकड़ी जाती हैं। ये अमेरिका और कनाडा की सीमा है। क्या? न्यू फाउंडलैंड। क्या है? बड़ा मजा आता है जब हम एटलस से देख देख के चीज़ों को पढ़ते हैं, बड़ा आनंद आता है, रस जगता है। और फिर क्या है कि जब तक चीज़ें हमें हमारे सामने नहीं आती, फिर हमें थोड़े से हम ऊबने लगते हैं फिर, इसलिए अच्छे से देख के पढ़ा करो। 50 उत्तरी अक्षांश के आसपास। अब 50 देखो, ये हो गई 0 डिग्री, तो ये यहाँ पर लगभग कितनी पड़ जाएगी? 50 डिग्री। 50 डिग्री कितनी है? उत्तरी अक्षांश। 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 50, 60, 65 इस तरीके से आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। ओके। और लास्ट में दिया कौन सा? अजोर ओवार। कौन सा? अजोर। ये 40 उत्तरी अक्षांश का, और 40 उत्तरी अक्षांश के दक्षिण मध्यवर्ती कटक से एक शाखा अलग होकर अजोर ओवार के नाम, अजोर नाम से अजोर तट के आसपास जाती है। 40 उत्तरी अक्षांश, तो समझ लो इससे थोड़ी सी नीचे, इससे थोड़ी सी नीचे, यहीं कहीं मिलेगी आपको, है ना? अजोर तट देख लेना, एटलस में मिलेगा आपको कहीं पर। 40 डिग्री के आसपास देख लेना, और आपके एटलस में आपको 40 डिग्री दिख ही रही होगी। हाँ, जो भी है मिल गई ना, पर मिली उन्हें हुई होगी जिन्हें जिन्हें उत्तरी दक्षिणी अक्षांश समझ में आते हैं। ये पे ढूंढते रहो। हो गई। चलो, उजोरोवार हो गया। अब इसके बाद में, अच्छा अभी 2 और बचे हैं। वाल्विस कटक, ये 40 डिग्री उत्तर अक्षांश पर अफ्रीका के मगन तट पर स्थित है। कहाँ पर? अफ्रीका के पास। अब 40 डिग्री मतलब यहाँ पर अफ्रीका के पास में, यहाँ कहीं मिलेगा आपको, ठीक है। 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश अफ्रीका के आसपास। और इसके बाद में हमारा जो है रायो ग्रैंडी ओवार, यह दक्षिण अमेरिका की ओर उन्मुख है। मध्यवर्ती कटक में कई चोटियां सागर के ऊपर दृष्टिगत होती हैं, जैसे कि ओजोर्स का पिको द्वीप, केप बर्डे द्वीप, सब मिलेंगे। आप देखो एटलस में सब मिलेंगे आपको। यहाँ पर देखो ना, यहाँ मिलेंगे, इधर इस इलाके में कहीं देखना, दक्षिण अमेरिका के आसपास केप बर्डे द्वीप वगैरह, केप बर्डे द्वीप मिल रहे हैं। छोटे छोटे द्वीप होंगे, छोटे छोटे पॉइंट, है ना? कैप पिको द्वीप, कैप बर्डे द्वीप मिले क्या? कैप बर्डे द्वीप तो मिल गया होगा। अब छोटा है पिको द्वीप, उसे तो ना मिला है। मजा उन्हीं को आ रहा है जो ढूंढ के पढ़ रहे हैं, और उनको बिल्कुल मजा नहीं आ रहा होगा जो मुंह देख रहे हैं। समझ में आई आप लोगों को बात कि मैं क्यों कहता था कि एटलस होनी चाहिए? जिनके पास नहीं है वो फील करो जरा। अभी तो और मजा आएगा आगे, कब? जब मैं महाद्वीप पढ़ाऊंगा, फिर मैं महाद्वीप में कहूंगा दक्षिण अफ्रीका में, है ना? हमने कहा साहब ये नदी पढ़ना, ये नदी वहां पर इस देश में है, तो वहां पर तुम देखोगे कहाँ है, ऊपर छत में देखोगे लाइट तने, इधर है क्या महाद्वीप दक्षिण अफ्रीका। अपनी अपनी एटलस लेके आया करें और चीजों को ढूंढा करें, थोड़ा बहुत क्लू हम दे देते हैं। अटलांटिक महासागर में बहुत कम द्वीप पाए जाते हैं। इनमें प्रमुख कौन कौन से हैं? दक्षिणी सैंडविच खाई, कैप बर्डे गर्त, और प्यूर्टो रिको गर्त, रोमांस गर्त। का बहुत कम द्वीप नहीं, बहुत कम गर्त लिखो, ये गलत लिखा है। अटलांटिक महासागर में बहुत कम गर्त पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गर्त। गर्त माने क्या? गड्ढे। सबसे ज्यादा गड्ढे कहाँ पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर। सबसे कम गड्ढे कहाँ पाए जाते हैं? अटलांटिक महासागर।
ठीक है, ये सब काय के नाम दिए, गर्तों के नाम दिए, दक्षिण अमेरिका के वो अटलांटिक महासागर के गर्त दिए। चलिए ठीक है। मध्यवर्ती कटक, इस महासागर में भारत के दक्षिण में शुरू होकर मध्यवर्ती कटक दक्षिण में अंटार्कटिका तक क्रमबद्ध रूप से उत्तर से दक्षिण दिशा में फैला है। क्या फैला है भाई? देखो यहां से ये दिख रहा है आप लोगों को, ये यहां से ये दिख रहा है इंडिया, इसको तुम उधर देख पाओ सही, ये दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा, ये ये भारत है यहाँ पर, ये मध्य हिंद महासागरीय कटक, क्या लिखा है? मध्य हिंद महासागरीय कटक, ये कटक की बात कर रहे हैं। अभी देखो ये यहाँ पर क्या आएगा? मेडागास्कर द्वीप है। ये क्या पड़ गया? अफ्रीका पड़ गया, ये इंडिया, ठीक है। और तुम अगर यही कटक इधर थोड़ा सा इधर देखोगे तो ये कहाँ के नीचे आ गया? ऑस्ट्रेलिया नीचे आ गया। कहाँ के नीचे आ गया? ऑस्ट्रेलिया। तो ये हिंद महासागर का है, बाद में कायम चला जाएगा जी प्रशांत महासागर में, ठीक है, यही तो लिखा है। जो इस प्रकार है, सोकन्ना, चैगोस, सेचलिस, सेंट पॉल, एम्स्टर्डम, भारत अंटार्कटिक, कारगुलेन, गासबर्ग, मेडागास्कर, ये काय के नाम है? उभारों के, उन कटकों के नाम है जो सीधा उत्तर से दक्षिण में फैला हुआ है। कम से कम आपको यहाँ पर एक नाम तो लग ही रहा होगा मिलता जुलता, मेडागास्कर। बाकी तुम देखोगे तो कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। कटक पर स्थित द्वीप, मध्यवर्ती कटक क्रम में लंका द्वीप, कौन सा? अब लंका दिख रहा है, श्रीलंका। मालदीप, लक्षद्वीप के पास में मालदीप, चैगोस, न्यू एम्स्टर्डम, सेंट पॉल, कारगुलेन आदि द्वीप पाए जाते हैं। अन्य बिखरे कटकों पर द्वीपों में प्रिंस एडवर्ड, क्रोजेट आदि प्रमुख हैं। हाल में ही कार्लसवर्ग कटक का पता चला है जो अरब सागर को दो बराबर भागों में बांटता है। अरब सागर को दो बराबर भागों में बांटता है, मतलब यहाँ पर एक नया कटक और मिल गया जो कहाँ बांटता है? अरब सागर में पाया जाता है। सभी द्वीप मिल जाए ये जरूरी नहीं, क्योंकि बहुत से द्वीप बहुत छोटे छोटे होते हैं जो हमको एटलस वगैरह में भी नहीं दिखाए जाते, पर वो उतने महत्वपूर्ण भी नहीं होते। कुछ हैं तो उनको मैं अलग से लिखवा देता हूँ, भाई ये द्वीप फलाना हाँ वहां पर है। अब हम बात कर रहे हैं काय की? सागर के तापमान की और लवणता की। सागर का तापमान और लवणता, हमने महासागर पढ़ लिए, हमने उनके कटक देख लिए, अब हम लवणता देख रहे हैं। लवणता से तात्पर्य उस तापमान से, तापमान माने टेम्परेचर, लवणता माने खारापन। सागर दो अपने दोनों ही विशेष गुण के लिए जाने जाते हैं। देखो ये पूरा दुनिया में जो महासागर हैं, आपको पता है कि दुनिया में सारी जगह एक जैसा तापमान तो है नहीं। कहां पर? भूमध्य रेखा के आसपास तापमान सर्वाधिक है, और उसके बाद आप जैसे ही ऊपर उठते जाओगे तो तापमान में क्या आती जाएगी? कमी आती जाएगी। ये हमने कहा कि इस इलाके में तापमान ज्यादा है, ये क्योंकि ये कौन सा इलाका है? मध्य का इलाका है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। अब तापमान जो है, जल का तापमान, जल का तापमान सबसे कम कहां पर होगा? सबसे ज्यादा कहां पर होगा? भूमध्य रेखा पर। कहां पर? भूमध्य रेखा। सबसे कम तापमान कितना हो सकता है? पानी का तापमान सबसे कम कितना हो सकता है? हैं? कोई बताएगा? साधना कितना होता है? हाँ 4 डिग्री, क्योंकि 4 डिग्री से कम तापमान होगा तो फिर पानी जम जाएगा, फिर वो पानी नहीं होगा, क्या होगा? बर्फ होगा। ये जो माइनस माइनस कर रहे थे ना, करंट बताऊंगा, माइनस भूल जाओगे। 0 डिग्री पानी बर्फ बन जाता है, 4 डिग्री से ही पानी गाढ़, पानी का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। उसके बाद पानी बर्फ में बदलने, पानी नहीं रहता वो। तो यहां पर कहाँ होगा? लगभग यहां पर 5 डिग्री या 4 से 5 यहां होगा, और यहां पर लगभग 30 डिग्री के आसपास तक हो जाएगा। कहां तक? भूमध्य रेखा पर। यही होगा तापमान। दिन और रात के तापमान के बीच का अंतर 1 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? जैसे मैंने कहा यहाँ तापमान दिन में 30 डिग्री है तो रात में कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। यहाँ आप मैंने कहा साहब दिन में 4 डिग्री था, दिन में 5 डिग्री था, रात में कितना हो जाएगा? 4 डिग्री हो जाएगा।
सागरीय जल का तापांतर 1 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? तापांतर समझते हो? दिन के और रात के तापमान के बीच का अंतर, क्योंकि पानी ना बहुत ज्यादा गर्म होता ना बहुत ज्यादा ठंडा होता। ठीक है। लेकिन ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे तो तापमान में आपको आंशिक वृद्धि देखने को मिलेगी। ऊपर से नीचे आओगे तापमान बढ़ेगा, नीचे से ऊपर जाओगे तापमान घटेगा। क्लियर है ना? ये क्यों हो रहा है? ये पृथ्वी के गोल होने के कारण हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि बीच का हिस्सा उभरा हुआ है और ये हिस्सा झुका हुआ है। यहाँ सीधी किरणें पड़ती हैं, यहाँ किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए ऐसा होता है। देखिए यही लिखा है, महासागर तापमान। महासागर ये जल का तापमान वनस्पति तथा जीव जगत दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। हम सबके लिए महत्वपूर्ण तापमान। यह तटवर्ती स्थलीय भागों की जलवायु को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है? आप जानते हैं कि भाई पानी जब देर से गर्म होता है तो ठंडा भी कैसा होता है? देर से ही होता है। ठंडा भी देर से ही होता है। जैसे मैं आपको इंडिया के नक्शे में बताऊं, आप समझना कि ये क्या है? मुंबई है। ये यहाँ पर क्या है? मुंबई है। और ये राजस्थान है। यहाँ मुंबई आप जाओगे या पणजी गोवा आप जाओगे या चेन्नई आप जाओगे या बेंगलुरु आप जाओगे, ये सारे इलाके कहाँ? समुद्र किनारे हैं। ये समुद्र से बहुत दूर है। यहाँ ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती ना बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। साल भर मौसम एक जैसा रहता है। कहाँ पर? मुंबई में। ये तटवर्ती इलाकों में। क्यों? पानी देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। इसलिए पानी जो गर्म हो गया वो रात में एकदम ठंडा नहीं होगा, लेकिन रेत दिन में बहुत गर्म हो जाएगी, रात में बहुत ठंडी हो जाएगी। से 2 दिन में बहुत तेज गर्मी पड़ेगी और रात में बहुत तेज सर्दी पड़ेगी। लेकिन जितना तापमान दिन में, मान लो दिन में था 30 डिग्री और रात में हो जाएगा 29 डिग्री, अब 1 डिग्री में क्या फर्क पड़ेगा? इसलिए यह तापमान दिन रात का, सर्दी गर्मी का लगभग कैसा रहता है? समान रहता है। ठीक है। इसलिए हमने क्या कहा कि साहब सागर का तापमान वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को सबको प्रभावित करते हैं और तटवर्ती इलाकों की जलवायु को प्रभावित करता है महासागरीय जल का तापमान। ठीक है। देखिए महासागरीय जल का औसत तापमान, महासागरीय जल का औसत तापांतर नगण्य, नगण्य मतलब बिल्कुल जीरो, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं, मतलब लगभग 1 डिग्री सेल्सियस। कितना? 1 डिग्री सेल्सियस होता है। तापांतर समझ गए ना? दिन के और रात के तापमान के बीच में अंतर। उच्चतम तापमान शाम को 2 बजे, सबसे ज्यादा पानी कब गर्म होता है? शाम को 2 बजे। एवं न्यूनतम तापमान प्रातः 5 बजे होता है। सुबह सुबह 5 बजे सबसे कम तापमान होता है पानी का, और रात में दिन में 2 बजे पानी का सबसे ज्यादा तापमान होता है। समझ में आ गई बात मेरी? वो अंतर कितने का होता है? 1 डिग्री का। तो बहुत ज्यादा कोई बदलाव नहीं होता। सागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान अगस्त में। यदि साल भर में बात करूं, साल में पानी सबसे ज्यादा गर्म कब होता है? अगस्त के महीने में। कब होता है? अगस्त के महीने में। ठीक है, अगस्त के महीने में होता है। तथा न्यूनतम तापमान कब होता है? फरवरी के महीने। सबसे ठंडा पानी कब होता है? फरवरी में। सबसे गर्म पानी कब होता है? ये वार्षिक हो गया। और दैनिक की बात करें तो दैनिक तापांतर 1 डिग्री होता है तापांतर, और दिन में 2 बजे सबसे गर्म होता है और संसार 5 बजे सबसे ज्यादा ठंडा होता है ना। महासागरीय जल के तापमान के वितरण को कई कारक प्रभावित करते हैं। क्या कारक करते हैं? कई कारक। ये तापमान कम ज्यादा होता है, ऐसे कौन कौन प्रभावित करता है? तो सबसे पहली बात तो आप यही समझो कि पृथ्वी पर किस जगह की आप बात कर रहे हो, यानी कि अक्षांश रेखाएं। समझ रहे हैं मेरी बात? यदि 0 डिग्री अक्षांश के आसपास है तो पानी गर्म होगा। हमने कहा 50-60 डिग्री उत्तर में, दक्षिण में है तो पानी ठंडा होगा, क्योंकि भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं तापमान बढ़ता है, और भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे तापमान घटता है। तो अक्षांश रेखाएं प्रभावित करती हैं काय के लाने? तापमान के लाने। ये भी कह रहे हैं अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव की ओर जाने से सतही जल का तापमान घटता है। क्या है? घटता है, क्योंकि ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। ध्रुव कहाँ है? उत्तर और दक्षिण, बीच में तापमान सबसे ज्यादा है। सिंपल सी बात है, आप लोग सब जानते हो। अब उससे ज्यादा मोड़ा मोड़ी हो गई। जल एवं स्थल के वितरण से में असमानता। यदि मैंने कहा कि साहब पानी और जमीन, जल और स्थल, अगर जमीन ज्यादा है तो स्वाभाविक सी बात तापमान ज्यादा हो जाएगा, जल ज्यादा है तो तापमान कम होगा। क्यों? क्योंकि जमीन जल्दी गर्म जल्दी ठंडी होती है, पानी देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। देखिए हमने कहा, अब आप देखोगे, आप यदि यहाँ देखो उत्तरी गोलार्ध देखो आप, तो इस इलाके में क्या है? इस इलाके में जमीन ज्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में पानी ज्यादा है। दिख रहा है आप लोगों को? ये बीच की रेखा से नीचे क्या है? पानी ज्यादा है, जमीन कम है।
ऊपर देखोगे तो जमीन ज्यादा है, पानी कम है। देखो, उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता एवं दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता के कारण असमान तापमान वितरण होता है। उत्तरी गोलार्ध में गर्म स्थल के संपर्क में आने से महासागर अधिक ऊष्मा प्राप्त कर लेता है। यानी उत्तरी गोलार्ध का समुद्र थोड़ा सा ज्यादा गर्म होता है। क्यों गर्म होता है? क्योंकि वहां पर जमीन ज्यादा है, जमीन जल्दी गर्म हो जाती। ठीक है, जिस कारण यहाँ तापमान दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक रहता है। क्लियर हुआ? सही में आई बात? निम्न अक्षांशों में, निम्न अक्षांश मतलब क्या? 0 डिग्री के आसपास। निम्न अक्षांशों में स्थलीय भाग से घिरे सागरों का तापमान अधिक होता है, जैसे कि भूमध्य सागर है ना 26 डिग्री सेल्सियस, लाल सागर 37 डिग्री, फारस की खाड़ी 34 डिग्री सेल्सियस। समझ आया मेरी बात? देखो, आप समझ ना, कौन कौन सा सागर है? भूमध्य सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी। अब हम जो मैप में देखते हैं, लो देखना, भूमध्य सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी, 26 डिग्री, 33, 34। देखो ये सबसे कम, फिर इससे कम ये, इससे ज्यादा ये, सबसे ज्यादा ये। क्यों? ये सबसे नीचे है, इससे ऊपर फारस की खाड़ी, उससे ऊपर। समझ रहे हो ना? ये अक्षांश उच्च, ये अक्षांश निम्न। नीचे की ओर आओगे अक्षांश निम्न हो जाएंगे। निम्न अक्षांश मतलब 0, 1, 2, 3। उच्च मतलब 80, 90। समझ रहे? मेरे 100 तो होते नहीं, 90 तक ही होता है। 80, 90, 100। चोर में लागा धागा का कहते, 80, 90 पूरे 100। 80, 90, 100। अरे 100 नहीं है, अक्षांश 90 तक ही होते हैं। तो और तुम मना दिखा दक्षांश। ठीक है, भगवान के डर्रा चलता है, वो तो दिमाग नहीं लगता। चलन दो। चलो जा, बढ़िया है कि पटवारन की बेचारन की लग गई जिनकी साधना वाधना। खुश हो? साथ तो खुश होगी साधना, खुश है? नहीं तो तुम्हारा फरवरी मार्च तक तुम्हारी ज्वाइनिंग हो जाएगी अब, क्योंकि वो उसने जस्टिस लोड़ा वर्मा वर्मा ने कह दे कि कोई दिक्कत नहीं, सब ओके था, किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं हुई, वे सबरे एनआरआई के टॉप आदमी हैं। पहले ही पता था। रिजल्ट उन्हें कह दिया कि साहब किसी प्रकार के पटवारी परीक्षा में कोई घोटाला नहीं है, सारी परीक्षा अच्छी हुई थी, सारा रिजल्ट भी बढ़िया दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, नो, सब ओके। हम भी कह देते भैया अब तुम कह रहे हो तो ओके, तो हम संसद भी ओके सी है। पवन, अब देखना, व्यापारिक हवाओं की पेटी में महासागरों के पूर्वी भाग में कम तापक्रम और पश्चिमी भाग में अधिक तापमान होता है। जहाँ अक्षांश रेखाएं जैसे तापमान ही प्रभावित करते हैं, वैसे ही पवन यानी हवाएं भी तापमान को प्रभावित करती हैं। अब क्या कह रहे हैं कि व्यापारिक हवाओं की पेटी में महासागरों के पूर्व भाग में कम तापक्रम तथा पश्चिम भाग में तापमान अधिक होता है। चलिए हम व्यापारिक पेटी में चलते हैं। व्यापारिक पेटी मतलब कौन सी? ये भूमध्य रेखा और ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। और आप जानते हैं कि हवाएं चलती कैसी हैं? इधर से इधर, इधर से, यही चलती है ना हवाएं। ये कौन सी हवाएं हैं? ये सब समझते हैं ना, ये व्यापारिक हवाएं। तो ये दिशा कौन सी है? पश्चिम। ये दिशा कौन सी है? पूरब। तो क्या कह रहे हैं? पश्चिम में, हाँ ये पश्चिम है और ये कौन सी है? ये पूरब है। सॉरी ओके। तो हम कह रहे हैं कि साहब पश्चिम में तापमान ज्यादा है और पूरब में तापमान कम है, क्योंकि हवाओं के कारण, ये हवाओं के कारण। ठीक है, यही कह रहे हैं। पछुआ पवनों की पेटी में महासागरों के पूर्वी भाग में तापमान अधिक तापमान होता है। अब पछुआ पवनों को देख लो, इस लाइन से ऊपर
ये है हमारी कौन सी पवन है? ये हमारी कौन सी पवन है? पछुआ पवन है। तो इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें ये कह रहे हैं भैया, कौन से हिस्से में इधर तापमान ज्यादा रहता है? कौन से हिस्से में? पूर्व हिस्से में। और इधर तापमान कैसा होता है? कम होता है। तापमान कम होता है कौन से हिस्से में? पश्चिमी हिस्से में। उल्टा है जस्ट, इसके जस्ट उल्टा है। यहाँ क्या हो रहा था? पश्चिम में तापमान ज्यादा था, पूरब में तापमान कम था। काय कारण? व्यापारिक हवाओं का। अब क्या हो रहा है भैया? अब ये हो रहा है कि पछुआ पवनों में पूरब में तापमान ज्यादा है, पश्चिम में तापमान कम है। ठीक है। ये क्या आ गई? जल धारा है। जल धाराओं को थोड़ा सा मैं बस 2 मिनट बता देता हूं, मैं पढ़ाऊंगा कल ही। क्या आपको दिख रही है जल धारा? यहाँ पर रींगा चिंगा, ये रींगा चिंगा दिख रहे हैं आपको? इस रींगा चिंगाओं में आपको 2 रंग के रींगा चिंगा दिख रहे होंगे, एक नीले और एक लाल, है ना? जो लाल है वो है गर्म जल धारा, और जो नीले हैं वो, हालांकि जिनको निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष की समस्या होगी उनको सब एक जैसा लग रहा होगा। है पीछे वालों समझ में आ रहा है कि ये लाइन नीली है, ये लाल है? कि हमको तो बस सब कार्य कार्य से लग रहे हैं ऐसा? सुनना मेरे प्यारे बच्चों, एक बात तो सब जानते हो ना कि पृथ्वी है ये पूरी, और ये पूरा महासागर जो भी है महासागर जो भी है, ये गर्म होता है काय के वजह से? पानी कहाँ है? बीच में है क्या ऊपर है? अबे हाल ही बताई थी मैंने कि साहब भूमध्य रेखा के आसपास गर्मी पड़ते, वो ध्रुवों पे क्या पड़ते है? ठंड पड़ते है। तो जो पानी तातो हो जाएगा और जो पानी सीरो हो जाएगा, क्यों हो? और जो तातो पानी है तो ये पानी हल्का हो जाएगा, और ये कितने जाएगा? ऊपर ही। ठीक है। और जो ऊपर को पानी कैसे हो जाएगा? सीरो, सो कहाँ आएगा? नीचे। जैसे कि भगोनिया में पानी उबालते हैं तो भगोनिया में तलहटी गर्म हो जाएगी तो नीचे को तातो पानी आएगा ऊपर, ऊपर को सीरो पानी जाएगा नीचे, तो पानी हमें खोलता हुआ दिखाई देगा। क्या गैस पे तुम पानी धर दोगे, पानी शांत रहो कर? नहीं, पानी ऊपर नीचे होता तापमान के असमान वितरण के कारण। हाँ का कहता है कि सही ऐसा होता है क्या? पूरा पानी गर्म होता है? तो जहां तक रॉड के नीचे तक होगा तो पानी एकदम ऐसा होता पानी। अब वो क्या रॉड ऊपर रखी है ना? तो तूने अटल देखा था क्या? हाँ, तो रॉड जहां तक नहीं पहुंच पाती होगी। देखो मेरी बात सुनो, ए प्यारो, मेरी बात सुनियो ने। मैं जा कह रहा हूं कि नीचे को पानी तातो होएगो तो वो हल्को होके ऊपर आएगो। ठीक है। अब मैंने बना दी जा बाल्टी, और जा मैं डाल दूं मैं जा रॉड, जा डाल दी मैंने रॉड, जा डर गई रॉड। ठीक है। अब जा रॉड से पानी काव गर्म भाव, रॉड से पानी गर्म भाव जहां जाएगा काव पानी भाव गाँव, और जो गर्म बुक्का जाएगा ऊपर ही जाएगा। तो जाके पानी है और नीचे आएगा तो जहीं से चला। अब जो ठंडो है वो तो वैसे ही भारी है वो, तो जो बेचारो अब कितने चल जाए और ज्यादा नहीं चल जाएगा? यानी इधर तो कुछ होगा ही नहीं। वो तो तब होगा जब तुम जाए बहुत ही गर्म कर दोगे, तो फिर वो पता क्या होगा? फिर वो मतलब पानी जो है ना वो उससे क्या बोलते हैं, संचालन विधि से गर्म हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? संचालन, क्योंकि इसके कणों की ऊष्मा फिर इसको प्राप्त हो जाएगी। संवहन विधि क्या होती है? जब धारा, जब परतें ही स्थानांतरित हो जाएं। और लेयर स्थानांतरित क्यों होती है? क्योंकि गर्म होगी, हल्की होगी, हल्की कहाँ जाएगी? ऊंची। जब ऊंची जाएगी तो स्थान खाली हो जाएगा, तो ठंडी कहाँ जाएगी? नीचे आ जाएगी। अब यहां पर भैया ये पहले से ही नीचे है तो ये और कहां जाएगी? आ गई ना बात से? तो अब मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो पानी है ये ऊपर जाता है गर्म, नीचे आता है ठंडा। ऊपर नीचे नहीं, ध्रुवों की ओर जाती हैं गर्म जल धाराएं, और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आती हैं। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा का तापमान ज्यादा, ध्रुवों का तापमान। अब मेरी बात सुनो,
एक और बात, एक और बात जा कि ये सीधी जाती सीधी आती, अगर पृथ्वी सात मतलब सीधी सूची खड़ी रहती, सीधी सांची पृथ्वी घूम ना रही होती, तो ये सीधी पानी ऊपर जाता और सीधो पानी नीचे जाता। लेकिन पृथ्वी हमारी इतनी सीधी सांची नहीं है, बस घूम रही है। क्या हो रही है? तो ये भी घूम जाते हैं। इसे बोलते हैं कैरियोलस बल प्रभाव, फेरल का नियम। अच्छा, अकेलो फेरल को नियम फुल तरीके से काय पे लग जाता है? हवाओं पे। जहां नहीं लग पाए पूरा काय कि जैसे मान लो कि साहब फेरल के नियम को माना, नियम का कहता है जा, कहता है क्या कहता है? जा। जो ये कहता है फेरल नियम, जो ये कहता है ना उत्तरी गोलार्ध में किधर दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। क्या भी समझा था भैया, आप तो क्या देख करे यार। देखो मैंने कही जा, हवा जा रही थी, जा पानी की तरंग जा रही थी, लहर इतने कि मैं तो फेरल के नियम में मानूंगी, मैं तो ऐसी जाऊंगी। लेकिन जो किलो ग्रीनलैंड के तय मत आए घरे कड़ जा, इतने मुड़ गए। ये बात समझ मेरी का क्या चाह रहा हूँ? जब बीच बीच में जमीनें आ जाएंगी तो वहां पानी की तरंग पानी में ही चलेगी, जमीन पर चलना जाएगी तरंग, लहर, धारा कितने बहेगी? धारा पानी में बहेगी। अगर बीच में स्थल खंड आ जाएगा तो ये मुड़ जाती। इसलिए अलग अलग जलधाराएं होती हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, कौन कौन सी जलधाराएं कहाँ चलती हैं, ये कल आपका होमवर्क है। देखो कहाँ दी जलधाराएं, आप केवल याद करके आओगे, पढ़ाऊंगा कल जलधाराओं को मैं। मिल गई क्या? 41 नंबर पेज निकाल लो। याद करना है कौन सी जलधारा किस महासागर में है। मिल गई क्या? पेज नंबर 41 पे प्रशांत महासागर की, अटलांटिक महासागर की, हिंद महासागर, ठंडी गर्म, ठंडी गर्म। मैं पूछूंगा कि साहब बताइए गल्फ स्ट्रीम जलधारा कैसी है, आप कहोगे गर्म। किस महासागर की है, तो आप कहोगे अटलांटिक महासागर। समझ में आई क्या मेरी बात? ये आपको याद करना। अच्छा एक और चीज है कि ये अपने अशोकनगर में श्रीमंत महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी के निर्देशन में 3 दिवसीय जिला स्तरीय